हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 जनवरी। तो आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, आज हम एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ। और आप लोगों को जहाँ मालूम है कि 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को, आप पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। पहले हम लोग रिवीजन देखेंगे कल के 25 जनवरी के रिवीजन को। जी हाँ, चलिए रिवीजन देख लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल है कि 125वां रंग महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया जाएगा। जी हाँ, 125वां रंग महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ, 25वां रंग महोत्सव, विश्व थिएटर महोत्सव जिसे कहा जाता है, ये हमारे भारत में मनाया जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव भारत रंग महोत्सव 2026 जो है 27 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जो भारत के करीब करीब 40 शहरों में और प्रत्येक महाद्वीप के एक देश में प्रस्तुति की जाएगी। 25वें संस्करण में 277 भारतीय प्रस्तुतियाँ होंगी, 136 आधिकारिक, 12 अंतर्राष्ट्रीय, 19 विश्वविद्यालय, 14 स्थानीय, 228 भाषाओं में मंचित की जाएगी। यहाँ पर देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। 2026 की वैश्विक 100 सबसे टिकाऊ कंपनियों में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन बनी है। तो ये हमारी सुजलान ग्रुप बनी है। जी हाँ, सुजलान ग्रुप बनी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुजलान ग्रुप कॉर्पोरेट नाइट द्वारा जारी 2026 की वैश्विक 100 सबसे टिकाऊ कंपनियों की सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली एकमात्र कंपनी है। इसका मूल्यांकन 8,000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों, $1 बिलियन से अधिक राजस्व वाली मूल्यांकन, टिकाऊ निवेशों और टिकाऊ राजस्व वृद्धि की गति पर आधारित था। ERG स्पीए इटली की पहले नंबर पर, पंडोरा अपॉन SI डेनमार्क दूसरे पर, EDP रेनोवेस स्पेन तीसरे स्थान पर है। इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे। अगला आज का कि पहला ग्रीन AI सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह हमारे दुबई में आयोजित हुआ। जी हाँ, दुबई में आयोजित हुआ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुबई में जायद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित ग्रीन AI पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 25 जनवरी को दुबई पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय हार्नेसिंग AI एप्लीकेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हार्नेसिंग AI एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने और संसाधन प्रबंधन के लिए AI समाधानों पर चर्चा की जाएगी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार ने कार्बन का विस्तार करके कितनी नई संस्थाओं को शामिल किया है। जी हाँ, इसमें 208 हो जाएंगे। 208 संस्थाओं को उसने हाल ही में शामिल किया है। और अब इसका उद्योग 490 तक बढ़ जाएगा। और कार्बन जीरो का जो लक्ष्य भारत का 2070, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है करंट रिवीजन में, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण हेतु किस नए परिषद का उद्घाटन किया गया है। तो ग्रंथ कुटीर। जी हाँ, शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण हेतु ग्रंथ कुटीर परिषद का उद्घाटन किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। और अभी कुछ क्षेत्रों के नाम भी बदले गए हैं, जिन्हें आप लोग जानते होंगे। PMO परिसर का सेवा तीर्थ किया गया। और राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप को अशोक दरबार, अशोक मंडप किया गया। तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, किस राज्य ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारे उड़ीसा ने लगाया है। बहुत ही अच्छी पहल, क्योंकि आजकल के युवा एकदम लिप्त हैं इसी में, और ये हर राज्य में लगना चाहिए। अगला देखेंगे, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो ये मंगलुरु है। जी हाँ, कर्नाटक का मंगलुरु। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पूरे दुनिया की बात करें तो अबू धाबी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगले देखेंगे, जनगणना 2027 के अनुसार पहले चरण में नागरिकों को कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जनगणना में। और भारत की जनगणना जो है ये अप्रैल 2026 से चालू हो जाएगी, जिसमें पहले चरण में, 2 चरणों में यह जनगणना होनी है। और पहले चरण में आपके घर जैसे चीज़ गिने जाएंगे, आपकी सुविधाएं गिनी जाएंगी। दूसरे चरण में आपका और सब चीज़ें गिनी जाएंगी। तो पहले चरण में आपको घर और आपको काउंट करना है। तो इस तरह से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे इसमें, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को मिला है। धान की किस दो नई किस्म विकसित किया गया है। पूसा DST और कमला। जी हाँ, पूसा DST और कमला किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखें, ऑपरेशन मेगाबर हाल ही में नक्सल विरोधी कार्रवाई के लिए चर्चा में रहा। सारंडा वन झारखंड। जी हाँ, ऑपरेशन मेगाबर जो है सारंडा झारखंड में चलाया गया, क्योंकि इसका पहला रामसर स्थल भी घोषित हुआ अभी कुछ दिन पहले।
अगला देखेंगे T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के हटने पर किस यूरोपीय टीम को शामिल किया गया, तो स्कॉटलैंड को। जी हाँ, स्कॉटलैंड को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन है किसे अपना प्रबंध निदेशक को CEO नियुक्त किया है, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया है। कृतिका मैकानी कौन थी जिनका हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हुआ, एक पर्यावरणविद थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 24 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग से शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल देखेंगे और आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। जी हाँ, 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। जी हाँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतदाता दिवस मतदान करने के लिए जो उम्र होती है 18 साल है, और यह हमारे आर्टिकल 226 में, जी हाँ, आर्टिकल 326 में उल्लिखित है। जी हाँ, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकारी के रूप में हमें संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। जी हाँ, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था। ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। जी हाँ, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी को, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिससे वह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। इससे पहले यह पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश था। हर साल 25 जनवरी को राज्य में पूर्ण राज्योत्सव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का नियम जो है 1956 में पारित हुआ, और पहला राज्य जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला 1953 में आंध्र प्रदेश था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 25 जनवरी 1975 के दिन। अगला हम लोग देखेंगे, अब अगला कुछ सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों में कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिनकी घोषणा हर साल 25 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को की जाती है। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, और इस बार कुल टोटल 131 पुरस्कार दिए गए हैं। 3 श्रेणियों की बात करें तो इसमें पद्म विभूषण हैं, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, इसमें 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण की बात करें उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, जिसमें 3 लोगों को दिया गया। जी हाँ, 13 लोगों को दिया गया पद्म भूषण। और पद्मश्री किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में सेवा के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार 113 लोगों को दिया गया। और इसमें यूपी के भी 5 लोग शामिल हैं, और रोहित शर्मा जैसे लोगों को भी इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो इस आने वाले समय में हम इसकी लिस्ट भी आपको जो है वो उपलब्ध कराएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहाँ आपको इसकी लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आज का अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 की फोकस थीम या फोकस क्या है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज, ऑप्शन नंबर सी देखो अपना देश, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल पर्यटन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी लगाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
भारत सरकार की देश अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व को समझाने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाती है। यह दिन भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए केंद्रित होता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 25 जनवरी को हर साल भारतीय जो है भारत जो है अर्थव्यवस्था को हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन बहुत ही महत्व है, और इस समय भारत जो है पर्यटन पर बहुत फोकस भी कर रहा है। और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 324, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी 315। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 324। जी हाँ, 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यही कारण है कि आज के दिन को मतदाता दिवस के रूप में चुना गया है। और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष पूर्ण होने पर संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 326 के तहत दिया गया। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। और इस तरह आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। और आज वन लाइनर का भी सेगमेंट हम लोगों ने नहीं रखा है, और अगले वीडियो में हम रखेंगे, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, छुट्टी का दिन है। तो आज हमने बस सोचा कि लाइए कुछ जो इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस कर दिया जाए। बाकी क्विज के रूप में आपको सभी करंट अफेयर मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे। कल क्वेश्चन ऑफ द डे में, जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में है। कल का उत्तर आपको पहले बता दें। कल हमने पूछा था कि 96वें रामसर स्थल कहाँ पे स्थित है? सिलीसेड़। तो 96वें रामसर स्थल जो सिलीसेड़ है हमारे राजस्थान में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल में रिपब्लिक डे के अतिथि के रूप में कौन आया है? जी हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जामों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि हाल में रिपब्लिक डे 2026 में, जी हाँ, हाल ही में रिपब्लिक डे 2026 में अतिथि के रूप में कौन आए हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लावियो सुबियांतो उर्सुला वॉन डेर, ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो कोस्टा उर्सुला वॉन डेर, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टीना जॉर्जिवा एंटियो कोस्टा, ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप एंटियो कोस्टा। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए कि हमारे गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स दीजिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें लोगों को। हमारे इस टेलीग्राम चैनल GS विद प्रेम की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में कई चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यूपी प्रैक्टिस सेट, सॉरी यूपी स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी मिलती है आपको। साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक NCERT MCQ भी कराई जा रही है। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। GS की थ्योरी क्लास भी की जाए बीच बीच में। अभी हमने शास्त्रीय संगीत का भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि हमारे हैंड रिटन नोट से है, इसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग हमारी GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।